हेलो स्टूडेंट्स, आइए विद्युत धारा पाठ के जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम किरचॉफ्स के लॉज को यूज करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा, ये नेटवर्क है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और बी डी। ये 4-5 प्रतिरोध इस नेटवर्क में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए, 10 ओम का प्रतिरोध ए बी भुजा पर, 5 ओम का प्रतिरोध बी सी भुजा पर, 10 ओम का प्रतिरोध सी डी भुजा पर और 5 ओम का प्रतिरोध ए डी भुजा पर लगा हुआ है। एक पैरेललोग्राम बन गया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसके एक विकर्ण पर देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण पर एक प्रतिरोध के साथ एक 10 वोल्ट की सेल या बैटरी लगी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन है। मान लें इस सेल से करंट फ्लो हुई आई, ये आई इस रेजिस्टर ये 10 ओम से होते हुए इस जंक्शन ए पर पहुंची। इस जंक्शन ए पर ये धारा बटेगी, थोड़ी धारा ए बी शाखा में जाएगी और शेष कहां को जाएगी, ए डी में। मान लें ए बी में कितनी गई, I1, तो शेष यहां को इसको हमने I2 मान लिया। तो इस जंक्शन पे I इज इक्वल टू I और चलेगी I1 प्लस बढ़ गई, I1 ऊपर को AB को चलेगी, I2 AD को चले गई। आइए जंक्शन बी पर, जंक्शन बी में I1 करंट आ रही है, I1 में से I3 ये 5 ओम को आगे देखिए, शेष I1 माइनस I3 इस शेष रिमेनिंग BC मतलब 5 ओम के प्रतिरोध को आएगी। अब आइए डी पर, डी पर क्या हो रहा है, I3 यहां से आई, I2 यहां से आई, तो यहां पर मिल गई I2 इस जंक्शन पर आने वाली करंट। फिर फर्स्ट लॉ यूज करोगे, संधि का नियम, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जितना आया उतना ही चले गया इधर को सी डी की ओर। फिर सी से यहां पर आ गया तो यहां से I1 माइनस I3 ये आया, I2 प्लस I3 आया, फिर अगेन I हो गया, I मीन्स I1 प्लस I2। तो A पर और C पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हमको हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको चेक करना है। इस ब्रिज को चेक करते हैं, क्या ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी आर ए बी अपॉन आर बी सी है 10/5 बराबर आर ए डी अपॉन आर सी डी, यह है 5/10 उल्टा। तो ये बैलेंस नहीं है, रेशियो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इस पर लगेगा ही। अब हमको हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे जंक्शंस हैं, देखिए नहीं वो बंद पास है। देखिए बंद पास एक तो ये है ए बी डी ए, ये वाला देखिए नंबर 1 कह देता हूं मैं। दूसरा ये वाला है बी सी डी बी, ये वाला है, ये देखिए ये दूसरा है सेकंड। ऐसे ही तीसरा ये है ए बी सी डी ए, ऐसे ही चौथा ए बी सी ई एफ ए और पांचवा ए डी सी ई एफ ए। इतने सारे बंद पास है तो इतनी इक्वेशनें बनेंगी, ये अर्थ हुआ इसका। अब हम ज्यादा इक्वेशन नहीं बनाएंगे, केवल 3 इक्वेशन बनाएंगे। 3 इक्वेशन बना करके इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए इनिशियली डायग्राम वगैरह पहले ही कर दिया है। अब देखिएगा, इस बंद पास
पहले किरचॉफ के दोनों नियमों को हमने पढ़ा हुआ है। संधि का नियम है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर की ओर निकलने वाली धारा, यह अर्थ हुआ। जैसे हमने जंक्शन ए पर लगाया, आई में से I1 इधर को गई, I2 इधर को, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे ही संधि सी पर I1 माइनस I3 यहां से आई, I2 प्लस I3 यहां से, तो नेट करंट यहां पर आई I1 प्लस I2 आई, वो फिर बन गई I, इसमें को I। ये संधि का नियम। बंद पास का नियम है किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास का नियम लगेगा तो किसी बंद पास के लिए या किसी बंद पास में जो नेट विद्युत वाहक बल होगा, उस बंद पास के विभिन्न अवयव जो होंगे उनके सिरों के बीच विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा बी, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हो किसी बंद पास में कार्य करने वाले नेट विद्युत वाहक बल का मान उस बंद पास के विभिन्न अवयवों में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग होता है। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, या सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। ये दूसरा नियम है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो आइए हम कौन कौन बंद पास लेते हैं। एक मैं बंद पास ये वाला ले रहा हूं, देखिए ए बी सी ए, नहीं डी ए बी डी ए, मतलब ए से बी पे जाऊंगा, बी से डी पर जाऊंगा, डी से ए पर आएंगे तो क्लोज्ड लूप बन गया। ए बी डी ए का मतलब ए से बी, बी से डी, डी से ए। यहां से बी पर गए तो ए और बी ब्रांच में देखिए रेजिस्टेंस है 10 ओम और करंट इसमें है I1। 10 I1, IR हो गया I1 इंटू 10 I1, करंट की डायरेक्शन में प्लस 10 I1 प्लस, ये लिखा मैंने 10 I1 प्लस, यहां बी से डी की ओर आओ, फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेजिस्टेंस है 5 इंटू I3 प्लस 5I3। आइए डी से ए की ओर जाओ, करंट I2 इधर को आ रही है, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस होगा, माइनस IR का मतलब I2 इंटू 5I2, तो 10 I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2 I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा बंद पास में ले रहा हूं ये वाला, देखिए कौन, बी सी डी बी। इस बंद पास में कोई नेट विद्युत वाहक बल 0 है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ऐसे ही इस बंद पास में है, इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, सिग्मा ई इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। बी से सी पर आओ, ये देखिए इस बंद पास पे आइए, दूसरे वाले बंद पास पे आइए, कौन वाले, बी सी डी बी, बी से सी, सी से डी, डी से बी। ये देखिए बी से सी पर आए तो ये I1 माइनस I3 नेट करंट है, I1 माइनस I3 इस ब्रांच में इंटू 5 I1 माइनस I3। ये देखिए 5 I1 माइनस I3, यहां करंट उधर को जा रही है, हम उसके अपोजिट में आ रहे हैं, माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10 I2 प्लस I3। यहां से यहां भी देखो डी से बी की ओर जाओगे तो करंट नीचे को, हम अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0, नो EMF। इस पे भी कोई EMF नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर देना, तो I1 माइनस I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई I1 माइनस 4I3 इज इक्वल माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, नंबर सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब एक बंद पास हम और लेते हैं, तीसरा कौन वाला बंद पास लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा बंद पास लेते हैं ये वाला, या तो ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। देखिए हमने कौन वाला लिया है,
हमने लिया है बंद पास ए डी सी ई एफ, ये है भाई ए डी सी ई, ए डी सी ई एफ ए। देखो I2 5I2 चले, सिग्मा आई आर देखिए, I इंटू आर 5I2 प्लस 10I2 प्लस I3, फिर आगे बढ़िए और एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन में है तो सिग्मा आई आर पॉजिटिव होंगे सब। तो यहां से आए 10 I, इसमें तो I है, I का मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू सिग्मा ई है इसमें 10 वोल्ट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में तो प्लस ही होगा। तो तीसरी इक्वेशन होगी हमारी क्या, 5I2 प्लस 10I2 प्लस I3 प्लस 10I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10, EMF 10 है। 5 का डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट राइट में बोथ साइड पे, ये I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। सबको एक साथ अरेंज कर दीजिए, ये आया 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। ये नंबर थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम सब इक्वेशंस को एक साथ, ये थर्ड आई, सेकंड हमने निकाली थी, ये देखिए सेकंड हमने निकाली थी I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट हमने निकाली थी 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, नंबर फर्स्ट हो गया। तीन इक्वेशंस को हल करते हैं, I1 I2 I3 की वैल्यूज निकाल देते हैं। तो हमने क्या करा है, देखिए समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है भाई। समीकरण 2 ये है, इसको 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया, देखना समीकरण 2 को 2 से गुणा करा तो ये आया हमारा ये 2I1 माइनस 4I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। इसको 2 डैश कह दिया, गुणा करके फिर एक में से घटाना है, यह है एक हमारी है 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। घटा दिया तो हमारे पास आया 3I2 प्लस 9I3 इज इक्वल टू 0, मीन्स I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3। इसको मैंने ए कहा है, देखिए ऐसे ही I2 का मान कहां रख दिया भाई, एक में रख दो, एक ये है I2 का मान एक में रखो, तो I2 का मान एक में रखेंगे तो हमको ये मिल गया 2I1 माइनस I2 है माइनस 3I3 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2I1 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0, मीन्स I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3। ये इसको B कह दिया, I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3 और I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3। दूसरे और तरीके से भी हल कर सकते हो। अब हमने क्या करा, इस I2 और I1 का मान समीकरण 3 में रख दिया, ये है 3, ये वाला ये I1 का मान और I2 का मान I3 के टर्म्स पर रखेंगे तो I3 मिल जाएगा, मान रख दिया और हल करा हमने तो ये आया I3 माइनस 17 I3 इज इक्वल टू 2, तो I3 इज इक्वल टू माइनस 2/17 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए आराम से रखना, साइंस का ध्यान रखना, एक भी साइन आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो I3 माइनस 2/17 एम्पियर आ गया, माइनस 2/17 एम्पियर। अब I3 मिल गया तो I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3 है, I3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/17 एम्पियर। और I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3 है, यहां रख दोगे तो I2 भी मिल गया, I2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। अब ईच ब्रांच पे हमको क्या करनी थी, कितनी करंट मिल रही है वो निकालनी थी। देखिए हमारे पास इतनी ब्रांच है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है और इसमें कितनी है। तो आइए किसमें, ए बी ब्रांच, ये देखिए ए बी ब्रांच में कितनी करंट आ गई भाई, मतलब 10 ओम में।
I1 का मतलब 4/17 एम्पियर, डायरेक्शन ठीक है, उधर ही को जाएगी। I2 इस AD ब्रांच में कितने आ गए, 6/17 एम्पियर, ये भी ठीक है। और BC I3 इसमें है, ये -2/17 आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी, ऊपर को। आइए 3 ब्रांच होगी, चौथी ब्रांच BC पे, BC शाखा पे, BC शाखा का मतलब हुआ, BC शाखा है भाई 5 ओम, 5 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है भाई, I1 माइनस I3, ये है भाई I1 माइनस I3, ये देखिए ये I1 माइनस I3 है इसमें, तो ये आ गया कितना, I1 हो गया 4/17, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 2/17, तो ये हो गया, ये भी 6/17 आ गया भाई, 6/17 एम्पियर। अब बच गया DC शाखा, DC शाखा का मतलब DC में है आपका 10 ओम में प्रवाहित धारा, इसमें है I2 प्लस I3, I2 है हमारा कितना 6/17 प्लस I3 है प्लस का मतलब -2 तो ये 4/17 एम्पियर, ये भी इतना आ गया। अब 5 ब्रांच तो ये होगी, और लास्ट ब्रांच बची हमारी ये वाली, लास्ट ब्रांच हमारी बची ये वाली 10 ओम EF में प्रवाहित धारा, EF इज इक्वल टू, देखिए EF ब्रांच में I1 प्लस I2, EF ब्रांच है ये 10 ओम में प्रवाहित धारा, ये है I1 प्लस I2, I1 कितना है भाई 4/17 प्लस 6/10/17, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई ये। आइए आगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु A से 39.5 सेमी की लंबाई पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोध के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयुक्त होती हैं? पहले तो ए पार्ट देखिए भाई। मीटर सेतु देखिए हमने पढ़ा था, मैं डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं। मीटर सेतु में ये हमारे पास एक तार था ए सी, एक एल शेप की पत्ती इधर से थी, एक एल शेप की पत्ती इधर से थी और एक पत्ती यहां थी सीधी। इसको डी कह दिया था। ये 3 पेज इसमें लगे थे, 3 पेज इसमें लगे थे और 3 पेज इसमें लगे थे। यहां हम रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध आर निकाल रहे थे, ए और डी पर आर लगा रहे थे और सी और डी के बीच एस लगा दे रहे थे और गैल्वेनोमीटर को डी पर जोड़ करके जॉकी को इस तार पर स्पर्श करा रहे थे एसी पर, माना संतुलन बिंदु बी पर आ रहा था। मतलब ए से बी तक की लंबाई हमने एल मानी, तो शेष लंबाई थी हमारे पास 100 माइनस एल। ये मीटर सेतु था और ए और सी के बीच हम क्या जोड़ रहे थे? एक सेल बैटरी जोड़ रहे थे कुंजी से होते हुए। ये ऐसी व्यवस्था थी भाई हमारी मीटर सेतु की। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपकी समझ में ये आ गया, सॉल्यूशन देखिए। किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक एस बराबर दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है, सब पीछे पढ़ रखा है।
S बराबर 12.5 ओम। ठीक है, और संतुलन बिंदु कितनी दूरी पर आ रहा है? A से 39.5। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? L इज इक्वल टू 39.5। तो शेष 100 माइनस L कितना हो गया? तो ये 60.5 हो गया भाई। सेमी, सब सेमी में। तो हमको क्या निकालना है? R की वैल्यू निकालनी है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेना। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ये था। यदि 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 भुजाओं से जोड़ देते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से जोड़ देते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज जैसा बना नहीं, चलिए देख लीजिए। इसको हमने कह दिया A B C D। A और C पर हमने क्या लगा रखा है? देखिए सेल लगा रखी है, देखना ऊपर कुंजी से होते हुए, मतलब यहां करंट फ्लो करी हमने। ठीक है, इस तार देखिए A B C ये तार है, ये अज्ञात प्रतिरोध S है, ये ज्ञात प्रतिरोध R है, और ये AB भुजा में L लंबाई है और BC भुजा की लंबाई 100 माइनस। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या? क्या पढ़ा है भाई? R संतुलन की अवस्था में है। संतुलन बिंदु 39.5 सेमी की लंबाई पर मिल रहा है। इसकी लंबाई है 39.5, तो शेष 60। तो RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू RAD अपॉन RDC। तो RAB है हमारा L, RBC है 100 माइनस L इज इक्वल टू RAD है हमारा R अपॉन RCD है हमारा S। तो हमको R निकालना है। R इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट R। सो R इज इक्वल टू, गलत हो गया ये, R इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L इंटू S हो गया। पुट कर दीजिए वैल्यूज पुट करें, देखिए कितना आता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो L है हमारे पास, कितना था L था हमारे पास, यहां धारामापी लगाया भाई। ये संतुलन की अवस्था में इस धारामापी को कोई करंट नहीं आ रही है, यहां से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस सिद्धांत पर का। तो L हो गया हमारा कितना? 39.5 अपॉन 100 माइनस L हो गया 60.5 इंटू S हो गया हमारा 12.5। कैलकुलेट कर दोगे तो ये कैलकुलेट नियरली आ रहा है 8.2 ओम। ये तो पहला भाग। अब इसी में ये कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोध के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों? Why you use copper strips? थिक स्ट्रिप्स होती हो, मोटी पत्तियां होती है, क्योंकि उनका प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। नगण्य होने के कारण वो प्रभावी प्रतिरोध बदलता नहीं है, इसलिए मोटी पत्तियां। पतली लेंगे तो इनका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध आ जाएगा, तब त्रुटि हो जाएगी, एरर हो जाएगा। नंबर बी, R व S को अंतर बदल करने पर सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात। यदि हम R को कहां डाल दें? इधर, और S को कहां डाल दें? इधर, तो संतुलन बिंदु क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए, देखना, R व S को अंतर बदल करते हैं भाई। तो R और S को अंतर बदल करते हैं तो क्या करेंगे देखना। हाँ, ये देखिए, S को तो लगा दिया, इसको देख लीजिए, S को यहां लगा दिया और R को यहां लिया। नंबर बी मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, नंबर बी, R व
एस को अंतर बदल करने पर, आप अंतर बदल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, देन क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल, माना संतुलन बिंदु L पे आता है, उस L को निकालना है। पहले तो R अपॉन एस था, अब क्या हो जाएगा, S अपॉन R हो। अरे S और R को बदल दिया भाई। और आगे चलिए देखिए, ऐसा आया। फिर आगे चलिए देखिएगा क्या वैल्यू रखते हैं, S इज इक्वल टू, इससे आ गया हमारा क्या, इससे आ गया हमको क्या निकालना है, R और S को अंतर बदल करना है, S दिया था है? तो S तो हमने निकाल दिया, अब संतुलन बिंदु L निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया L बटा 100 माइनस एल, जो S की वैल्यू है हमारे पास 12.5 अपॉन, और R की वैल्यू है 8.2, पॉइंट हट गया, इतना आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 82L इज इक्वल टू 12520 माइनस 125L। 125L को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, 125 प्लस इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5 2 7 8 2 10 1 1 2। L इज इक्वल टू 12500, सो L इज इक्वल टू 12500 अपॉन 207, परंतु ये सेम ही में आएगा भाई, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है नियरली L इज इक्वल टू 60.5 सेमी। चेक कर लीजिएगा, ये बी पार्ट आ गया इसका, ये है हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अभी इसमें और कुछ कह रहा था, सी भी कह रहा है कुछ, ये देखिए, सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी व शल का अंतर बदल कर दिया जाए तो क्या धारामापी में कोई धारा प्रवाहित होगी। भाई हम क्या करें, ये देखिए, चाहे संतुलन इस पोजीशन आर और आर यहां है, एस यहां है, तब शल और इसको बदलिए, धारामापी को यहां से यहां कर दीजिए और इस बैटरी को यहां से यहां कर दीजिए, तो धारामापी में कोई धारा तब भी प्रवाहित नहीं होगी। संतुलन सुग्राहिता तो चेंज होएगी, परंतु जो संतुलन की अवस्था है उसमें धारामापी से तब भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आइए, हाँ बहुत ही इंपोर्टेंट भाई, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 वोल्ट ईएमएफ बल की एक सीसा संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध मींस इंटरनल रेजिस्टेंस 5.5 ओम है को सीरीज में 15.5 ओम के एक रेजिस्टर का उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या अर्थ है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना भाई। देखिए हमको क्या करना है, एक सीसा संचायक बैटरी है, ये बैटरी है भाई, इसका ई है 8 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल आर
ये है 0.5 ओम। इसको चार्ज करना है, चार्ज करना है तो किससे चार्ज करें भाई? एक डीसी स्रोत से चार्ज करें। अब परंतु कैसे चार्ज करें? एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। यहां पर आर बराबर हमने कितना लगा दिया? 15.5 ओम का एक रेजिस्टर लगाया, और ये डीसी स्रोत है हमारे पास, डीसी सोर्स है। इसके लिए मैं, चलिए इसका ई को मैं, ई एक्सटर्नल है ये है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट का एक एक्सटर्नल सोर्स। जब हम चार्ज करेंगे, सुनिए, चार्ज करेंगे तो क्या होगा? धन से धन जोड़ेंगे और ऋण से ऋण टर्मिनल जोड़ेंगे। ध्यान रखना है आपको। निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं भाई। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं उसकी ईएमएफ दी है 8 वोल्ट, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी है 0.5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15.5 ओम, और एक्सटर्नल जिस सोर्स से हम इसको चार्ज कर रहे हैं उसकी ईएमएफ दिया है 120 वोल्ट। ठीक है? तो आप, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता तो तब मिलेगी, पहले हम करंट तो निकालें। करंट कितनी फ्लो हुई? परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए यहां पर टोटल ईएमएफ क्या लेंगे भाई? ये प्रभावी है ना। अरे भाई ये 120 का है, ये 8 का है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, तभी चार्ज होएगा। तो I इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल ज्यादा है, ये प्रभावी होगा, माइनस ई इंटरनल, मतलब उस जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं उसका ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आ गया कितना? 120 माइनस 8 अपॉन ये आया 15.5, तो ये हो गया प्लस 0.5, ये हो गया। तो ये आ गया भाई 120 में से 8 112 है, अपॉन ये आया 16, तो 7 एम्पियर आ गया। I इज इक्वल टू करंट भाई। अब टर्मिनल बोलता है, टर्मिनल बोलता, इसका दूसरा भाग, दूसरा क्या पहला ही भाग है। टर्मिनल बोलता आवेशित चार्ज होते समय, चार्ज होते समय V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर पड़ा था भाई। ई ज्यादा होता है उस समय भी, चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता ज्यादा होती है, उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज नहीं करता है बल्कि सपोज करता है, उसका सपोर्ट करता है, करंट का सपोर्ट करता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो V इज इक्वल टू ई हो गया 8 प्लस आई कितना आया हमारा 7, और R हो गया हमारा 0.5, तो 11। V इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्ट था उस समय, देगा कितना? ये 11 पॉइंट। अब ये एक चीज और कह रहा है भाई, ये जो हमने 15.5 ओम का एक रेजिस्टर जोड़ रखा है चार्ज कर, क्यों, वाई, इसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है? इसको इसलिए जोड़ते हैं कि इस एक्सटर्नल सोर्स से जिससे हम इसको चार्ज करवा रहे हैं, इस एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो होएगी, तो
अनावश्यक धारा यदि बहनी शुरू हुई, ये रेजिस्टर उसको रोक देगा ताकि इस सेल को कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई डैमेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे चलिए, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी विभव मापी व्यवस्था में, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था हमने, 1.25 वोल्ट ईएमएफ से एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेमी लंबाई पर आता है। यदि इसी सेल को किसी अन्य सेल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 पर सेमी पर आता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? यदि आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं। एक विभव मापी था, देखिए पोटेंशियोमीटर में 4 से 12 मीटर लंबा तार था ए बी। इसमें एक हमने प्राइमरी सर्किट बनाया था, एक बैटरी जोड़ दी थी। बैटरी का धन सिरा तो हमने डाल दिया था ए पर और ऋण सिरा कुंजी से होते हुए सी बी पर। ये प्राइमरी सर्किट था, इतना ही है, ये बैटरी है। अब सेकेंडरी सेल सर्किट में क्या करा, ये देखो क्वेश्चन। विभव मापी की व्यवस्था में एक सेल लिया हमने, इसका ईएमएफ है E1 और इसको हमने किससे करा, धारा मापी से जोड़ा। धारा मापी की जौकी को यहां स्पर्श कराया तो संतुलन बिंदु कितने आया, ये J1 कह देता हूं मैं, यहां पर संतुलन L1। ठीक है, पहले सेल के लिए, पहले सेल के सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन पहले सेल के E1 इज इक्वल टू कितना वोल्ट का, 125 वोल्ट, और संतुलन बिंदु L1 कह दिया, इसको कहेंगे L1 इज इक्वल टू कितना आया, ये आया 35 सेमी। अब इस सेल के बदले, इसको हटा दो, इसके बदले दूसरा सेल रख दिया। इस सेल के बदले कौन वाला ले लिया, दूसरा सेल। पहले सेल E1 को E2 से प्रतिस्थापित करने पर कर दे। ठीक है, तो संतुलन बिंदु कितना आ रहा है भाई, E2 तो पता नहीं है। अरे इस E1 को हटाओगे, इसके बदले E2 लगा दोगे, तब बैलेंस कंडीशन कहीं और जगह आ रही है, J2 पे आ रही है, 63 पे आ रही है। E2 इज इक्वल टू तो पता है, L2 इज इक्वल टू 63 सेमी, ये दिया हुआ है भाई। अब हमने पढ़ा है E1 इज प्रोपोर्शनल L1 या E1 इज इक्वल टू KL1 नंबर 1। सिमिलरली, ये तो पहले सेल के लिए हो गया, ऐसे ही दूसरे सेल के लिए लिख लोगे, पहले सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए E2 इज इक्वल टू KL2, ये दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए ये हो गया। ये पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए ये वाला, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कर दोगे भाई, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 आ जाएगा। E2 हमको निकालना है तो E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L2 अपॉन L1 रख देना मान। E1 था हमारा 1.25, संतुलन बिंदु 35 यहां ज्यादा आ रहा है तो E2 ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये 63 अपॉन 35। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट कर लीजिए आप। ये नियरली मुझे लगता है, इसको तो 5 से डिवाइड कर लेना तो दूसरे सेल का ईएमएफ आएगा नियरली 2 पॉइंट, ये आ रहा है कैलकुलेट करा हुआ है 2.25 मैंने करा है, ये इतना वोल्ट आएगा भाई।
अरे ज्यादा विद्युत वाहक बल सेल का संतुलन बिंदु ज्यादा दूरी पर मिलता है और कम विद्युत वाहक बल का जो संतुलन बिंदु होता है वो कम पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12। लगभग इस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, मुझे लगता है हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फिर एडिशनल कर लीजिए आप एडिशनल क्वेश्चन, परंतु इसमें नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कहीं भी अभी तक नहीं आया, तो कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, यहीं पर लिख देता हूं मैं। किसी तांबे के चालक में एक से हाँ देखिए 13वां क्वेश्चन, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 पर घन मीटर है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को अपवाह करने के लिए कितना समय लगेगा? इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? दिया है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर और तार में धारा कितनी फ्लो हो रही है? 3 एम्पियर। तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, क्या पढ़ा हुआ है हमने देखना। एक तार था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध पड़ा था। ये एक तार है, तांबे का तार है, इसके सिरों के बीच जब हम विभवांतर लगा दे रहे थे भी, तो इसमें धारा ऐसे बह रही थी, तो इलेक्ट्रॉन भीडी वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की अपोजिट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है भाई। करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेंगे। माना इस तार की लेंथ कितनी है? एल लेंथ है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? भीडी। और अनुप्रस्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इज इक्वल टू दिया है इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, लेंथ इसकी 3 मीटर है, ए बराबर 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और एल इज इक्वल टू कितना है? लेंथ 3 मीटर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन कितना है? 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है, ये भी दिया हुआ है। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? यहां से I इज इक्वल टू 3 एम्पियर ये फ्लो हो रही है I। और क्या कह रहा है ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है भाई? एज वी नो दैट I इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू NEAVD, तो इससे VD निकालेंगे। VD इज इक्वल टू I/NEA, नंबर फर्स्ट स्टेप। अब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करना है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहां से इलेक्ट्रॉन चले किस स्पीड से चले? VD। और लेंथ कितनी? इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय।
टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम, चलिए बी टू ए कह देते, ए टू बी कह दीजिए, ए टू बी मीन्स एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो टी इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, क्योंकि यहां पर लिख दीजिए समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर चाल होता है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होनी है, एल अपॉन स्पीड क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वीडी। अब वीडी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, आई को आई रहने दीजिए, ओहो एल अपॉन वीडी है आई अपॉन एन ई ए ऊपर चले गया, एन ई, तो एल एन ई अपॉन आई रख दीजिए मान। एल हो गया 3 मीटर लेंथ है इसकी, 3, एन हो गया आपका 8.5 इंटू 10 की पावर 28, ई हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये कितना है भाई, -19। ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आई हो गया 3, आई इज इक्वल टू 3 तो कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा भाई 2 पॉइंट कितना आएगा, लगभग आएगा देखना 2.7273 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। और आवर में बदलना चाहें तो आप इसको 60/60 करोगे, अरे आवर पे सेकंड को आवर पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 7 आवर, ये और 7 आवर 33 मिनट नियरली। ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हो गए। अब एडिशनल क्वेश्चंस में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल।